एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि सभी की छुट्टियां चल रही हैं। जैसा कि कोविड सिनेरियो चल रहा है तो स्कूल्स ऑफ हैं, लेकिन पढ़ाई करना मत भूलिएगा। इसलिए मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अमोनिया और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कैसे हम अमोनिया बनाते हैं यूजिंग हेबर्स प्रोसेस। दोस्तों, सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो पूरा सेटअप है ये हेबर्स प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। आई नो द डायग्राम इज़ नॉट एज मच गुड जितना होना चाहिए, बट क्या करूँ, मेरी डायग्राम्स की जो ड्राइंग स्किल से बहुत ख़राब है। तो चलिए ड्राइंग में नहीं जाते हैं और देखते हैं कि हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वाला जो आपका पोर्शन है दैट इज़ नोन एज कॉम्प्रेशन पंप। ये आपका कॉम्प्रेशन पंप कहलाता है। क्या रोल होता है, कैसे क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको दो एंड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जाता है और ये वाला जो एंड है यहाँ से आपका N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। फिर वो यहाँ से होते हुए जाती है एंड दिस इज योर आयरन का कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट है आयरन। एंड देन आपका जो है ये जो चीज़ है दैट इज नोन एज हीट एक्सचेंजर। ये आपका हीट एक्सचेंजर कहलाता है। एंड उसके बाद यहाँ से ये इस तरह से सप्लाई होगी इसकी, और यहाँ पे H2 एंड N2 क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम बाद में बताएंगे, और NH3 भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये आपका है दिस पोर्शन इज नोन एज कूलिंग कॉइल एंड दिस इज योर आउटलेट। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, जो बनाना मैं भूल गई हूँ, दिस इज योर आउटलेट। और यहाँ पे आपका हम कलेक्ट करते हैं अमोनिया, दैट इज योर लिक्विड अमोनिया का कलेक्शन होता है। और इस वाले पोर्शन में अनकम्बाइंड N2 and H2 दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इस तरह का पूरा जो है आपका सेटअप होता है, लगाया जाता है, जिससे हम लोग अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं और सप्लाई कराते हैं हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की, तब हम आपकी अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम पास करा रहे हैं N2 गैस, जो कि आपने फिगर में देखा होगा, ये H2 गैस। दोस्तों, हम इसका 1 वॉल्यूम लेते हैं नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन के हम 3 वॉल्यूम्स लेते हैं। ये जो आपका A वाला पोर्शन है दैट इज योर कंप्रेशन पंप, जो कि आपने पीछे डायग्राम में देखा ही होगा। ये है हमारा कंप्रेशन पंप। और ये जो आपका B वाला है दैट इज योर इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर। ये क्या है दोस्तों? कैटालिटिक चैम्बर। एंड जो C वाला पोर्शन है दैट इज योर कंडेंसर, जिसमें आपके कूलिंग पाइप्स लगे हुए थे। इसे हम बोलते हैं कंडेंसर विद कूलिंग पाइप्स। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आउटलेट के लिए है, जहां हम कलेक्ट करते हैं लिक्विड अमोनिया। और ये जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि C से वापस A में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो अनकम्बाइंड पोर्शन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोस्तों फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेबर्स प्रोसेस को। तो पहले इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्तों, जो है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन, ये आपका 1 वॉल्यूम रहता है और ये आपका 3 वॉल्यूम्स। ये कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म्स NH3 और यहाँ पे 2 वॉल्यूम बनता है अमोनिया का, और साथ में हीट रिलीज होती है, और हीट आपकी रिलीज होती है 22400 कैलोरी की। तो
अब दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पाइप्स हैं जिसके थ्रू आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सप्लाई कराते हैं, तो नाइट्रोजन हम यहाँ पे 1 वॉल्यूम लेते हैं और हाइड्रोजन हम यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स लेते हैं। तो यहाँ से जब सप्लाई करते हैं तो ये जाता है कंप्रेशन पंप ए में। कंप्रेशन पंप में क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिया है मिक्सचर लिया है 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे इसको हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं और हम प्रेशर अप्लाई करते हैं 200 से 900 एटमॉस्फेयर के करीब का। तो जो गैसेस हैं उनको हम कंप्रेस करते हैं। जब जो आपकी गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी देन उसको हम लोग पास कराते हैं इस बी वाले चैम्बर में, जो कि कैटलिस्ट का चैम्बर है जिसमें हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम उसको पास कराएंगे। तो यहाँ पे अमोनिया का मिक्सचर पास होता है अलॉन्ग विथ कुछ इसमें रेसिडुअल अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि जब हम ये सप्लाई करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया ही बना ले, कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है, तो वो भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे जो हीट है वो एक्सचेंज होती है जो भी आपकी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसके साथ। तो यहाँ पे आपकी हीट एक्सचेंज होगी, क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत हाई सप्लाई कर रहे हैं तो हम हीट एक्सचेंज करते हैं। जब यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो जाएगा देन उसके बाद आपका ये जो कंडेंसर वाला पोर्शन है सी वाला, जहाँ पे कूलिंग्स पाइप लगे हुए हैं, वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे भी मिक्सचर अमोनिया का जाता है अलॉन्ग विथ सम रेसिडुअल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अंडर प्रेशर, और वहाँ पे हम अलाउ करते हैं कि जो गैसेज हैं आपकी वो एक्सपैंड करें इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। हम हाई प्रेशर के रीज़न से ले जाते हैं इसको लो प्रेशर के रीज़न में, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिया हुआ था, वो टेम्परेचर यहाँ पे जाकर फॉल हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है, और जो है वहाँ पे लिक्विफाइंग अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसको हम लोग इस आउटलेट से कलेक्ट कर लेते हैं। और जो रिमेनिंग यानी कि अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बची होती है वो वापस से इस कैटालिटिक चैम्बर में रिसाइकिल होती है। रिसाइकिल होने के बाद फिर से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बावजूद अगर कुछ रह जाती है तो वो वापस से यहाँ जाती है, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारा का सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के फॉर्म में चेंज ना हो जाए। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने 1:3 वॉल्यूम लिया है, तो उसमें हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा लिया है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम कम लिया है, तो ऐसा क्यों? जो दोस्तों नाइट्रोजन गैस है वो हम ऑब्टेन करते हैं जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं लिक्विड एयर का, और जो वहीं पे हाइड्रोजन है वो हमें मिलती है वाटर गैस के थ्रू, और वो हम कहाँ से हमें मिलती है? बाय यूजिंग बॉश प्रोसेस। तो हम हायर रेशियो हाइड्रोजन का लेते हैं या उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो फेवर करती है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जिसकी वजह से हमें यील्ड अच्छी मिलती है। रिएक्टेंट्स जो भी हम लें, चाहे फिर वो नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, दोनों के केस में इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। द रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, प्योर होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी रह जाएगी तो इट कैन पॉइजन द कैटलिस्ट, और अगर कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा तो रिएक्शन की इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके अलावा हम इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का हेबर्स प्रोसेस में। ये रिएक्शन जो है आपकी एक्सोथर्मिक अगर होगी तो ये फेवर करेगी तब जब आप अपना टेम्परेचर लो रखोगे, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी और अमोनिया की यील्ड लो मिलेगी हमें। तो इसीलिए जो है हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 450 से 500 के बीच का इस प्रोसेस के लिए। तो जिसकी वजह से जो है अगर हम जो है यील्ड हमें अच्छी चाहिए तो हमें ये रेंज का टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और जो है ये प्रोसेस आपका जब होता है तो आपको कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी उस टाइम जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको कोई भी हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। और जब ये टेम्परेचर तब तक मेंटेन होता रहेगा जब तक आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और अगर हम लोग 450 से 500 से ऊपर का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं देन जो है जो आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है जो कंबाइन करके अमोनिया हमें दे रहा है वो वापस से डिकम्पोज कर जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। इसीलिए हम टेम्परेचर हमेशा 450 से 500 के बीच का ही रखते हैं। देन बात आती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों है? कैटलिस्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके एट दैट पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर। कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आयरन का, जो कि हम लोग ने डायग्राम में डिस्कस किया था। इसे हम लोग साथ में कैटलिस्ट के साथ में एक प्रोमोटर भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर मोलिब्डेनम।
और इसलिए हम यूज़ करते हैं, ताकि प्रमोटर का रोल ये होता है कि वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इन्हांस करता है। तो कैटलिस्ट का रोल है कि वो रिएक्शन को इन्हांस करता है, और तो हम कैटलिस्ट को बेहतर बनाने के लिए प्रमोटर का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। इसी वजह से जो यील्ड ऑफ अमोनिया है वो कैटलिस्ट की वजह से इफेक्ट नहीं होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा रहे इसलिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल इसमें करते हैं। और दोस्तों जो हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया है 200 से 900 एटमॉस्फेयर का, तो जब जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें क्या देखने मिल रहा है कि वॉल्यूम आपका घट रहा है। हमने यहाँ पे टोटल के 4 वॉल्यूम लिए हैं, अगर आप इसको कंबाइन कर दो तो 4 वॉल्यूम से आपकी, और जब बन रहा है तो कितना है 2 वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम घट रही है ना आपकी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर तभी होगी जब हम प्रेशर हाई लेंगे या इंक्रीज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो जो प्रोडक्शन प्लांट है वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रखते हैं 200 से 900 एटमॉस्फेयर के बीच में, और इस तरह से हम बनाते हैं अमोनिया बाय यूजिंग हेबर्स प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आपका हेबर्स प्रोसेस जिसके थ्रू अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी उतने ही अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, ज़रूर लाइक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।